दोस्तों आज से 4-5 दिन पहले मैंने आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भैया इस बार इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक पावरफुल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, आप कुछ डिमांड रखो और उसे मैं पूरा ना करूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो आपने एक बार बोल दिया तो फाइनली आज आपके सामने हाजिर हूं लेकर एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को इस बार हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटजी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 60 डेज पावरफुल स्टडी प्लान तो शेयर करूंगा ही, उसी के साथ साथ कुछ बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा सब्जेक्ट वाइज, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे, कहां से प्रीवियस ईयर लगाए, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक लगानी चाहिए फिर नहीं लगानी चाहिए, मॉक के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करें, सबसे बेस्ट मॉक कौन सा रहेगा। साथ ही कुछ फोकस सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सिलेबस एनालाइजेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, टाइमिंग क्या रहनी चाहिए स्टडी की, कौन से सेक्शन को कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ए टू जेड कंप्लीट स्ट्रेटजी एकदम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, गारंटीडली इस स्ट्रेटजी के बाद आप एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। बस जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा और इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो करके प्रिपरेशन करके देखेगा, मजा आ जाएगा, एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे गारंटीडली। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं जो लोग नए हैं, और इसके पीछे भी कुछ लॉजिक आपको आगे समझाऊंगा। फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में एडवांस मैथ से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस सेक्शन से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। और फोर्थ सेक्शन हमारा रहेगा जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन में रहता है, या तो आप 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के सोल्व कर लो या फिर आप 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी के सोल्व कर लो। यहां पर मेरी आपके लिए एक एडवाइस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, इंग्लिश में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी ज्यादा बेटर समझ आती है, आप हिंदी में ज्यादा अच्छे हो इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, तो हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो अभी से हिंदी को ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, कूल बनने के चक्कर में ये मत कर दीजिएगा कि मैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के ही सोल्व करके आऊंगा, भले आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे साउथ स्टेट्स के कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी इंग्लिश ज्यादा बेटर होती है, तो उनको इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो हाईएस्ट स्कोर कर सके। लेकिन जो हमारे ऊपर के स्टेट है, यानी कि जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स है, उन कैंडिडेट्स की हिंदी ज्यादा बेटर होती है, इसलिए उनको हिंदी के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो 25 आउट ऑफ 25 हिंदी के क्वेश्चंस को उठा सके, मार्क्स को उठा सके। तो इसके ऊपर बहुत ही सोच समझ के प्रैक्टिस करेगा कि आपको हिंदी के सोल्व करने 25 या फिर इंग्लिश के करने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा रहने वाली है। और क्वेश्चन पेपर में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। ठीक है, डिटेल सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन के ऊपर आपने देख लिया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाले हैं वो दिसंबर मंथ में निकलने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बता दिया था। इसका जो एग्जाम होगा टेंटेटिवली वो मार्च अप्रैल 2023 में होगा। टेक्निकली अगर देखा जाए हमारे पास 2 महीने से कई महीने ज्यादा है, लेकिन हम टारगेट करके चलेंगे आने वाले 60 डेज को, आने वाले 2 मंथ्स को। फ्रेंड्स, आपको गोल बना लेना है कि मुझे तो 60 डेज के अंदर ही फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको 100% खुद को प्रिपेयर कर लेना है 60 दिन के अंदर ही, फिर एग्जाम का कोई भी लेवल हो मैं तो उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग फॉर्म आने का वेट करते हैं कि जब इसका फॉर्म आ जाएगा हम तो तभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे लोग एग्जाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाती।
आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देख फ्रेंड्स, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें डेली कम से कम प्रिपरेशन को कितना टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर इस बार कांस्टेबल जीडी एग्जाम क्रैक करना है तो डेली कम से कम 6 घंटा तो प्रिपरेशन को दीजिए। मुझे आपके डेली 6 घंटा चाहिए केवल 60 डेज तक। आप 60 दिन के अंदर 6 घंटा का डेली प्रिपरेशन करते हो ना, इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया 6 घंटा तो बहुत होता है, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया केवल 6 घंटा ही, कम से कम 8-10 तो बोल देते। तो आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं फ्रेंड्स। दिन और रात को मिलाकर आपके पास 24 आवर्स होते हैं, सबको पता है। अगर आप 8 घंटा सोते हो काफी होता है, रात में 8 घंटे आप स्लीप के निकाल लीजिए, 24 घंटे में से 8 घंटे गए तो फिर भी 16 घंटे आपके पास बच रहे हैं। 16 घंटे में से अगर आप 3 घंटे BLD मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 घंटे निकाल दो, हालांकि बहुत ज्यादा मैंने काउंट कर लिया, इतने इससे कम ही टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 16 में से 3 घंटे गए, कितने बच गए? 13 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। 13 घंटे में से अगर 3 घंटे हम आ रहे मतलब रेगुलर एक्टिविटीज जिसमें हमारा खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ आ जाता है, 3 घंटे उसमें से निकाल दे, फिर भी 10 घंटे आपके पास बच जाते हैं। अगर 10 घंटे में से आप 2 घंटे अदर एक्टिविटीज यानी कि आपने टीवी वगैरह देख लिया, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चले गए, कुछ भी चिल वगैरह, उसमें 2 घंटे निकाल दे, फिर भी 8 घंटे आपके पास बच गए, और मैं आपका मांग रहा हूं केवल 6 घंटे। तो आपके पास टाइम है, ठीक है, बहाना मत बनाइए, बहुत बढ़िया से आप प्रिपरेशन को टाइम दे सकते हो। देखिए 8 घंटे अगर आपके पास बच रहे हैं, और अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हो, तो 8 घंटा आप प्रिपरेशन को दे सकते हो। अगर आपको कोचिंग वगैरह की जरूरत है तो 8 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को दीजिए, वरना जो अदर स्टूडेंट है 6 घंटा अगर वो डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को दे रहे हैं वो काफी होता है, ठीक है। 6 घंटा प्रिपरेशन के लिए बहुत होता है, क्लियर है। बस जरूरी है कि डेडिकेशन के साथ पढ़ो जब भी पढ़ो। अब फ्रेंड्स डेली प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 6 घंटा आपको एक दिन में किस तरीके से पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इन 6 घंटे में से 4 घंटे तो मुझे आपके डेली सेल्फ स्टडी में चाहिए। 4 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भाई 6 घंटे आपको डेली प्रिपरेशन को देने हैं और 6 के 6 घंटे आप कोचिंग क्लासेस में वेस्ट करके आ रहे हो, नहीं। इन 6 घंटे में से 4 घंटे सेल्फ स्टडी को डेडिकेशन के साथ देना ही पड़ेगा। हाँ, 2 घंटा आप ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर को दे सकते हो, लेकिन 4 घंटा सेल्फ स्टडी को देना है, और ये केवल 60 दिन तक कर दीजिए। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, टाइम स्लॉट किस तरीके से डिवाइड करने, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इतना याद रखिएगा, 6 घंटे में से 4 घंटा सेल्फ स्टडी को और 2 घंटा आप लेक्चर वगैरह ले सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करा करें, क्लियर है। और फ्रेंड्स एक बार एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे नए स्टूडेंट्स ने पूछा कि भैया एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम का लेवल क्या होता है, किस लेवल का एग्जाम आता है। तो कांस्टेबल जीडी का नाम सुन के घबराइएगा मत, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है ना, जो 30% एग्जाम होता है वो बिल्कुल इजी होता है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं जाते तो 30 क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, आपके सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन पेपर का 50% पार्ट मॉडरेट लेवल का होता है, मीडियम लेवल का होता है, जो कि आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, आपको उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सोल्व कर लोगे। बाकी क्वेश्चन पेपर का 20% पार्ट को हम थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, टफ भी नहीं कहेंगे, लेंदी होता है, जहां पर काफी सारे लोग एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इसी 20% पार्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी तो 80% तो आप निकाल ही लोगे। तो ये एग्जाम का लेवल होता है, केवल 20% आपको थोड़ा सा लेंथी देखने को मिलता है, और जो लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं उनके लिए 20% भी नहीं बचता। अब एक बार बात कर लेते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में, यानी कि इस बार इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस किस सेक्शन के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिनको प्रायोरिटी पर रखना है, कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिनको सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस हो जाता है, साथ ही जनरल नॉलेज हो जाता है। 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी हमारे 4 पार्ट हैं। जब भी जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन करने बैठो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, जिसमें से एक हमारा करंट अफेयर सेक्शन आता है। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इन 7 से 8 क्वेश्चन को
कवर करने के लिए आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर कांस्टेबल जीडी के एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है तो कम से कम आपको 2022 मार्च अप्रैल से लेकर 2023 मार्च अप्रैल तक के करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर प्रिपेयर करिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए। और एक और चीज मेरी सुन लीजिए, डेली करंट अफेयर की क्लासेस फॉलो मत करिएगा, आधे आधे एक एक डेढ़ घंटे की, टाइम वेस्ट होता है। या तो वीकली कंपाइलेशन करंट अफेयर का पढ़े या फिर मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर का पढ़े। महीने में करंट अफेयर की कोई भी एक मैगजीन परचेज कर लिया करें और उसको कवर करें, मंथली करें। करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो डेली डेली एक एक दो घंटे की करंट अफेयर लेकर आते हैं ना, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो मंथली या फिर वीकली कंपाइलेशन पढ़े करंट अफेयर का। स्टैटिक जीके होता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है अलग से पढ़िएगा उनको। ठीक है, स्टैटिक जीके को एक अलग सेक्शन मान के पढ़िएगा, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को उखाड़ के फेंकेगा। बेस्ट बुक आपको बताऊंगा आगे। जनरल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में मिलेंगे, तो जनरल साइंस को एक अलग सेक्शन मान के, एक अलग सब्जेक्ट मान के प्रिपेयर करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ट्रीज प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फोकस करिएगा। साथ ही कॉन्सेप्चुअल जो जीके होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको अलग से पढ़िएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा, स्टोरी की तरह पढ़िएगा। वैसे भी कंप्लीट हिस्ट्री की मैराथन प्रोवाइड कर रखी है, ज्योग्राफी प्रोवाइड कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है, स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कर रखी है और जनरल साइंस भी प्रोवाइड कर रखी है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट से 6 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। मैंने नोटिस किया है कि 25 क्वेश्चंस में से मोस्टली लोग 15 क्वेश्चंस ही सोल्व कर पाते हैं, 15-16 क्वेश्चन ही अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। कम से कम 25 में से 20-21 तक तो पहुंचिए, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकंड जो हमारा फोकस सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी है। फ्रेंड्स, ये होता है ऐसा सेक्शन है कांस्टेबल जीडी में जो कि आपको 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करा सकता है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी, हिंदी के अंदर वोकैबुलरी को फोकस करिएगा, क्योंकि लगभग 12 मार्क्स आपको वोकैबुलरी वाला है सेक्शन देगा। वोकैबुलरी किसी भी फॉर्म में हो फोकस करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, जब भी डेली आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करने बैठो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने बैठो, 30 मिनट्स डेली रख लीजिए जहां पर आप वोकैबुलरी कवर कर रहे हो। डेली डेली वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि 12 फ्लैट क्वेश्चन आपको देगा। साथ ही कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश का, जहां पर आप टॉपिक वाइज कवर कर रहे होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी आपका होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यही दो हमारे फोकस सेक्शन है। चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो टाइम देना है, वो फर्स्ट जनरल अवेयरनेस है, दूसरा हिंदी या फिर इंग्लिश भी, जो भी आप सोल्व करते हो। बाकी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, स्पेशली ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो लाइट प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी इन दोनों सब्जेक्ट का ख्याल रखिएगा, प्रायोरिटी पे रख के इनको चलेगा कि हाँ ये मुझे डुबा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं, पांचों सेक्शन के बारे में। सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी अगर आप सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस देते हो? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के लिए फिलहाल जो सबसे बेस्ट बुक आजकल चल रही है वो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के नाम से बुक आती है। अरिहंत का ये बुक है बाय राजेश वर्मा। सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है स्पेशल एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो एडवांस पोर्शन है मैथमेटिक्स का उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी टॉपिक कवर कर लीजिएगा। सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बुक है। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है, एग्जांपल दे के समझा रखा है। साथ ही हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सोल्व करने की ट्रिक्स इस बुक के अंदर दे रखी है। हर एक चैप्टर को शुरू होने से पहले बढ़िया तरीके से फॉर्मूले, थ्योरेटिकल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दे रखी है। एक और बुक आती है फ्रेंड्स कांस्टेबल जीडी के लिए, जो लोग बेस्ट बताते हैं, वो एस चंद आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है। लेकिन यार ये बुक ओल्ड हो चुकी है, मैंने इसको भी एनालाइज किया है, क्योंकि मेरी खुद की लाइब्रेरी है, बुक की कोई कमी नहीं है। जितनी भी बुक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट की वो मेरे पास है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि अब टाइम वो है जो 1998 में यूपी पीसीएस आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आते थे ना, वो अब 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये बुक थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, इसको अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये टीसीएस और जो एसएससी का एग्जाम पैटर्न है, लेवल है, उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इसको मैं बाहर रखूंगा। इसके बाहर निकलिए और कोई नई बुक देखिए, इस टाइप की कोई बुक, अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
सेकंड सेक्शन है हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ल्यूसेंट का जनरल इंग्लिश का एक बुक आता है, बेस्ट बुक है, सारे टॉपिक दे रखे हैं, एक टॉपिक से कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रखा है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है। अगर आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक ल्यूसेंट का बुक रहेगा। बेस्ट बुक है यार, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इससे बेस्ट बुक हिंदी का कोई है ही नहीं। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको केवल 2 बुक रिकमेंड करूंगा जो कि हमारे खुद की वे टू सक्सेस की नंबर 1 बुक है। एक बुक फ्रेंड्स हमारी ये है जो कि कॉन्सेप्चुअल बुक है हमारी, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साथ ही स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज दे रखा है। थ्योरेटिकल बुक है, आप पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट डिटेल से क्लियर कर सकते हो, और लास्ट में कुछ पेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा बार पूछे गए वन लाइनर जीएस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 बुक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ फ्रेंड्स, जीएस के टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है, इससे आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज्यादा बार पूछे गए जीएस के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे रखा है। जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? साथ ही करंट अफेयर के लिए लास्ट 12 मंथ्स की हमारी ही बुक आती है वे टू सक्सेस की, पूरे 12 महीनों के करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। साथ ही रीजनिंग आता है हमारा चौथा सेक्शन। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक रीजनिंग की अरिहंत की आर के झा की बुक आती है, कोई भी अरिहंत की होनी चाहिए क्योंकि रीजनिंग में अरिहंत मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रखते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया रहता है। तो एक तो ये बुक है, या फिर कोई भी बुक हो अरिहंत का जय किशन प्रेम किशन, या फिर अगर आपके पास ये मास्टर रीजनिंग वाला बुक है, ये तो फादर ऑफ ऑल रीजनिंग बुक है, अगर ये से तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं किसी भी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कवर करने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कहां से करें। वैसे तो मेरे हिसाब से एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी तक बुक बताई ना, जैसे कि इंग्लिश की ये हो गई या फिर मैथमेटिक्स की हमारी ये वाली बुक हो गई, इनके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं टॉपिक वाइज। अगर परसेंटेज स्टेप चैप्टर ही आप देखोगे 200 से 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस इनसे ही कर सकते हो। वैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जैसे कि किरण इस टाइप की बुक आती है, या फिर राकेश यादव जी की बुक आती है, प्रीवियस ईयर लास्ट 20 ईयर्स एसएससी के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कैसे? क्योंकि इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके बीच बीच में आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बुराई नहीं है, अच्छी बुक है, क्योंकि अगर आपको जीडी क्रैक करना है तो जरूरी है कि आप सीएचएसएल लेवल के एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस करो, सीपीओ के भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर जीडी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो बेटर है कि यार अगर आप फ्यूचर में भी एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो इस टाइप की बुक होनी चाहिए, क्योंकि 20 साल में पूछे गए सभी एसएससी के क्वेश्चंस इनके अंदर दे रखे हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, और सॉल्यूशन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो ये अच्छी बात है। दोनों बुक की सेम सिमिलरिटी है, किरण भी यही चीज प्रोवाइड करते हैं, राकेश यादव जी भी यही चीज प्रोवाइड करते हैं। अब एक और है घटना चक्र है, वो भी यही चीज प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश के लिए सेम यही रहेगा, किरण या फिर राकेश यादव, या फिर जीके के प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये आपके लिए रहेगा वही किरण या फिर राकेश यादव। अब एक और चीज आती है, मॉक के ऊपर प्रैक्टिस कहां से करें, कि भैया मॉक कहां से लगाए। मॉक शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक फॉर्म नहीं निकल रही है, अगर आप मॉक लगाना चाहते हो तो आप ऑफलाइन मॉक परचेज कर लीजिएगा, किसी भी बुक स्टोर के ऊपर जाइएगा तो कोई ऑफलाइन बुक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं अपनी लाइब्रेरी में से उठा के लाया हूं। ये देखिए बेसिक सी पतली सी बुक है, इसमें 17 मॉक टेस्ट दे रखे हैं स्पेशल एसएससी कांस्टेबल जीडी की। एक ये है श्री कृष्ण पब्लिकेशन की, इसमें लगभग 22 पेपर्स दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोई भी 2-3 मॉक प्रैक्टिस बुक परचेज कर लीजिएगा और ऑफलाइन लगाइएगा बिंदास, ताकि आप नोट्स वगैरह भी बना सको, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो, सर्च करिएगा, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगे कांस्टेबल जीडी के जो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे होंगे, लेकिन ये आपको अफोर्डेबल भी पड़ेंगे,
कोई भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मॉक के लिए। मॉक कैसे लगाने हैं वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है, आप सीधा गूगल के ऊपर सर्च करेगा, 2021 में एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट के आंसर की के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे, कोई भी एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। वरना हम आपको जल्दी ही वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा और वहां से वन बाय वन एक एक शिफ्ट को सोल्व करना शुरू कर दीजिए। वहां से भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। जब 2021 वाले हो जाए फिर 2018 वाले प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिएगा, 2018 वाले हो जाए 2015-16 वाले कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब थोड़ा स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बेस्ट बुक्स बता दी सेल्फ स्टडी करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है, सभी के ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फोकस सेक्शन मैंने आपको बता दिए, कितना घंटा प्रिपरेशन करनी है वो आपको बता दिया, पढ़ना कैसे वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। और फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपका है सिलेबस एनालाइजेशन का। एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम के सिलेबस को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। एक काम करिए, ये जो मेरे पास 4 ब्लैंक पेज है, इस टाइप के 4 ब्लैंक पेज आपको ले लेना है। एक पेज के ऊपर इस तरीके से लिख लेना है जनरल अवेयरनेस, दूसरे के ऊपर लिख लेना है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीसरे के ऊपर लिख लेना है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और चौथे के ऊपर हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप सोल्व करने वाले हो। ठीक है, अब आपको एक एक पेज के ऊपर, पहला पेज आपका जनरल अवेयरनेस का है, तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस की बुक उठा लेनी है जिससे आप प्रिपरेशन करने जाओगे। साथ ही एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम का सिलेबस लेकर बैठ जाना है। अब आपको पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है टॉपिक वाइज। सबसे पहले बुक खोलिए, देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि आपको अच्छे से आता है उसको तो जाने दीजिए। जो भी टॉपिक आपको जीएस के अंदर ऐसा लगता है कि यार ये वीक टॉपिक है, ये मुझे नहीं आता, इससे रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुरंत जनरल अवेयरनेस का वो वीक टॉपिक नोट कर लीजिए। फिर आगे चले, जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री में आपने देखा कि यार सब कुछ मुझे आता है लेकिन मौर्य डायनेस्टी मुझे नहीं आता, वही नोट कर लीजिए। आगे चले, कुषाण डायनेस्टी आया, ये मुझे नहीं आता, बाकी तो आता है, ये नोट कर लीजिए। आगे आपने देखा खिलजी डायनेस्टी के बारे में आपको पता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझे कुछ चीजें नहीं पता, ये मेरा वीक है, तो उसी को नोट कर लिया। आगे चले, लोधी साम्राज्य से नोट कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 1857 की क्रांति कैसे हुई, किसने शुरू करी, कैसे इसको दबाया गया, ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो नोट कर लिया। रोलेट एक्ट क्या था, कब पास हुआ, क्यों, क्या इसका मतलब था, इसको क्या कहा गया, ये नहीं पता तो यही नोट कर लीजिए। कहने की बात है सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है। जो आपको नहीं आता, जो वीक टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, वो आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। ऐसे ही आपका पूरे पेज पे वो सभी वीक टॉपिक निकल के आ जाएंगे जिनमें आप वीक हो, जो कि हमेशा आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कराते हैं। फिर दूसरा पेपर उठा लीजिए, उसके ऊपर लिखिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को खोलिए, देखिए आपने देखा रेशियो प्रपोर्शन मुझे आता है, परसेंटेज आता है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, तो उसी को नोट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट आपको आता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप वीक हो, कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो उसी को नोट कर लीजिए। आपको टाइम एंड डिस्टेंस आता है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, लेकिन बोट और स्ट्रीम वाले नहीं आते, तो वही नोट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट बना लेने हैं। ऐसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कुछ लोग का वीक होता है, तो उसको नोट कर लिया। नंबर पजल वीक है तो उसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट कर लेने हैं। कुछ ही देर बाद आपके घंटे 2 घंटे में सभी वीक टॉपिक आपके हाथ में होंगे। सबसे पहले आपको उन्हीं वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वही वो टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं कराने देते। तो सबसे पहले शुरुआत आपको उन्हीं टॉपिक से करनी है। फ्रेंड, जो आता है ना उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको आगे चलकर रिवीजन करेंगे। जो नहीं आता, जो वीक है, सबसे पहले उस टॉपिक को उठाइए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका कई बार आपको बता चुका हूं। सबसे पहले बुक खोल के थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करिए। अगर खुद से समझ नहीं आ रहा तो गूगल करिए, अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड लेक्चर देखिए, किसी से पूछे, कुछ भी करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आप उससे को कभी नहीं भूलोगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिएगा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। तो ये होता है
परफेक्ट प्रिपरेशन करने का तरीका। तो फ्रेंड्स पूरे सिलेबस को आपको एनालाइज करना है, अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी कि सोनू भैया ने बता दिया कि भाई मार्च अप्रैल 2023 में कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होने वाला है और सिलेबस को उठाया शुरू से और उसको खत्म करने की रेस में लग गए, सिलेबस एनालाइज किया ही नहीं कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, क्या इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट नहीं है, कौन सा फोकस सेक्शन है, और बस अंधाधुंध धुआंधार प्रिपरेशन करने लग गए। ये गलती नहीं करिएगा, इसी की वजह से हर साल 80% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो तरीके से डिसिप्लिन के साथ प्लानिंग करके प्रिपरेशन करिएगा, तब जाके बात बनेगी। अब आगे बढ़ने से पहले किस तरीके से प्रिपरेशन करनी आगे बता रहा हूं, उससे पहले एक बार स्टडी फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आने वाले 60 दिन के अंदर आपको किस फॉर्मेट में स्टडी करनी है। पहला काम आपका रहेगा कॉन्सेप्चुअल, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उससे रिलेटेड लेक्चर देखिए, उससे रिलेटेड बुक से थ्योरेटिकल पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स वगैरह बनाइए ताकि आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब पूरे सिलेबस का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। हार्डकोर प्रैक्टिस कब होगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज, साथ ही जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे, मॉक पेपर सोल्व करोगे, तब जाके हार्डकोर प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप फाइनली एग्जाम को क्रैक करने लायक बनोगे। जब हार्डकोर प्रैक्टिस भी हो जाए, उसके बाद रिवीजन करने, साथ ही मॉक टेस्ट आपको लगाना है, जब तब तक लगाना है जब तक आपका फाइनली एग्जाम नहीं हो जाता। क्लियर है? समझ गए? अगर आप इस फॉर्मेट से प्रिपरेशन करते हो, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको एग्जाम क्रैक करने से। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और फ्रेंड्स एक दिन में आपके पास 6 घंटे है, अगर आप 6 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से पढ़ना है। फ्रेंड्स डेली आपको 2 ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, कंफ्यूजन आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, आप चीजों को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, आप सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे। एक दिन में 2 ही डिफरेंट सेक्शन को कवर करने की कोशिश करिएगा, बाकी ज्यादा कंफ्यूजन में मत घुसिएगा। और फ्रेंड्स आपके पास एक दिन में 6 घंटे, इन 6 घंटे को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिएगा, जिसमें से 2-2 घंटे के हमारे टाइम स्लॉट बैठेंगे। पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का। अब फ्रेंड्स आपको प्रिपरेशन करने एक परफेक्ट टाइमिंग भी बता देता हूं कि पूरे दिन में आपको किस किस टाइम पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहला जो टाइम स्लॉट रहेगा मेरे हिसाब से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर माइंड एकदम रिलैक्स होता है, एकदम फ्रेश होता है और सबसे ज्यादा आपका फोकस बनता है, माइंड सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा टाइम स्लॉट हमारा 3 से 5 का रहेगा। इस टाइम पर भी हमारा माइंड काफी एक्टिव रहता है, क्योंकि 12 से 3 का जो टाइम होता है वो टायर्ड वाला होता है, जहां पर आपको नींद आती है, आप टायर्ड फील करते हो, तो यहां पर आपको रेस्ट ले लेना है, क्योंकि यहां पर आप लंच वगैरह करते हो तो दिमाग थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। इसलिए जब आप पावर नैप वगैरह लेके उठोगे 3 से 5, माइंड फ्रेश रहेगा, तो 2 घंटा इस टाइम स्लॉट को रखिएगा। और एक टाइम स्लॉट 2 घंटे का रात में रखिएगा, डिनर के बाद 8 से 10 बजे का। यहां पर भी माइंड काफी एक्टिव रहता है, 10 बजे के बाद तो नींद आने लगती है और इससे ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। तो ये 3 टाइम स्लॉट में प्रिपरेशन करिएगा, दिन में 6 घंटा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है? मॉर्निंग के 10 से 12 का 2 घंटे का टाइम स्लॉट है। मैंने आपको बताया सभी वीक टॉपिक आपने नोट कर रखे हैं। अब ये वो वीक टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज जिनसे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अभी बताया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या जरूरी होता है? लेक्चर देखना जरूरी होता है, क्लास लेनी जरूरी होती है, या फिर थ्योरेटिकल आपको पढ़ना होता है, नोट्स वगैरह आपको बनाने होते हैं। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया, 60 दिन की स्ट्रेटजी आपने शुरू कर दिया कि आज मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सोनू भैया ने बताया है, मैथ्स पढ़ूंगा, जीके पढ़ूंगा, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। 2 घंटे मैथ्स को देना है, 2 घंटे जीके को देना है। अब फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है, अब आप क्लास वगैरह ले सकते हो। फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1-1 घंटा आपको देना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया, मान के चलिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का आपने डिसाइड किया कि आज मैं प्रति सप्ताह यानी कि परसेंटेज पढ़ूंगा, परसेंटेज से रिलेटेड मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो 1 घंटा आप परसेंटेज की क्लास ले सकते हो। परसेंटेज समझ नहीं आ रहा तो क्लास लीजिए, या फिर कोई भी ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकल आप बुक से पढ़ सकते हो। तो 1 घंटा मॉर्निंग में आप क्लास ले सकते हो ऑनलाइन वगैरह की हेल्प से। उसके बाद आपने जीएस पढ़ने का डिसाइड किया तो 1 घंटा जीएस की क्लास ले सकते हो। जीएस में आपने सोचा कि आज मैं
हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो उसी से रिलेटेड 1 घंटे की आप क्लास ले सकते हो। 1 घंटे में जितना कवर हो ठीक है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट की क्लास कभी मत लीजिएगा। जब स्कूल में हम पढ़ते तो 1 घंटे का एक पीरियड होता है ना, 1 घंटे की क्लास, तो 1 घंटे की लेनी है। ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 घंटे की क्लास लिए जा रहे हो एक सब्जेक्ट की, नहीं। तो आपने 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ने और दोनों सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की क्लास ले ली। जो आप सेल्फ स्टडी करोगे दिन में जिन टॉपिक को, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने क्लास ले ली, नोट्स वगैरह बना लिए। 2 घंटा हमारा खत्म हो गया 10 से 12 का। अब आप लंच वगैरह जो भी करना है कर लीजिएगा, बाकी जो भी आपको पावर नैप वगैरह लेना है ले लीजिएगा। उसके बाद आप 3 से 5 बजे पढ़ने बैठोगे। 1 घंटा आपने मैथमेटिक्स की क्लास ली थी, तो भाई एक रूल होता है कि जितना आप क्लास ले रहे हो कम से कम उसका 1.5 गुना, कम से कम उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। जो 1 घंटा आपने क्लास में पढ़ा उसका 1.5 गुना, यानी कि 1.5 घंटा अलग से सेल्फ स्टडी करिए। 1.5 तो नहीं कहूंगा, यहां पर 2 भी दे दोगे काफी है। 1 घंटा आपने क्लास ली, यहां पर 2 घंटा आप उसको सेल्फ स्टडी करिएगा। मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। जो इस रूल को फॉलो करता है ना कि 1 घंटा क्लास ली उसका 1.5 गुना मैं सेल्फ स्टडी को दूंगा, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा, कभी भी नहीं बोलोगे, वो चीज दिमाग में से निकलेगी नहीं जो आपने एक बार पढ़ लिया। तो 1 घंटे की मैथ्स की जो क्लास ली, जो आपने उस लेक्चर में पढ़ा जो टॉपिक, उसी को खुद से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन सोल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। 2 घंटा सेल्फ स्टडी करने हैं, 3 से 5 मैथमेटिक्स आप पढ़ के हट गए। उसके बाद बीच में रेस्ट वगैरह, हैंग आउट करने बाहर जो जाना है जा सकते हैं आप, क्योंकि चीजें माइंड को रिलैक्स करने के लिए चीजें भी अच्छी होती है। उसके बाद तीसरा टाइम स्लॉट 8 से 10 होगा जो कि नाइट में रहेगा। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की आपने सोची थी, जिसके आपने 1 घंटे की क्लास भी ले ली थी मॉर्निंग में, जनरल अवेयरनेस। तो 2 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़िएगा। जो आपने मॉर्निंग में 1 घंटा क्लास में पढ़ा वही आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड खुद बुक उठा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और ये भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब आप देखोगे एक दिन में आप 6 घंटा पढ़ चुके होंगे, और ऐसे पढ़ चुके होंगे जहां पर आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। कुछ भी आप फालतू का नहीं पढ़ोगे, कहीं पर भी आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। लेक्चर देख के 1 घंटा आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, बेस भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, बेसिक भी आपने समझ लिया। फिर 2 घंटा उसी चीज को सेल्फ स्टडी करके उस चीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। तो मजा आ जाएगा अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते चलोगे। और 60 दिन के अंदर ही आप उससे पहले पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे, क्योंकि यहां पर आप सिलेक्टेड पढ़ रहे हो, क्योंकि यहां पर आप केवल वही पढ़ रहे हो जो आपको नहीं आता, जिसमें आप वीक हो। तो आप आसानी से कवर कर लोगे क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स, अगर 2 घंटा आप शांत बैठ के कोई शांत कोना पकड़ के फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो ना, तो 2 घंटे के अंदर आप बहुत चीजें कवर कर लोगे, काफी सिलेबस का काफी बड़ा पार्ट कवर कर लोगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपके पास कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फुल फोकस देना है आपको 2 घंटा एक सब्जेक्ट को। तो ये आपका पूरा दिन का एक रूटीन हो गया। उसके बाद एक चीज मैंने नोट करके नीचे लिखी हुई है, स्विच द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द 1/4 पार्ट ऑफ द सिलेबस। यानी कि जब किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का 1/4 पार्ट कवर हो जाए, उसी के बाद आपको सब्जेक्ट स्विच कर लेना है। मान के चलिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं, 12 टॉपिक है, ठीक है। अब पूरे सिलेबस का 1/4 कर लीजिएगा, ठीक है। 3 टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। यानी कि जब आप 3 चैप्टर को, 3 टॉपिक को कवर कर लोगे, यानी कि सिलेबस का 1/4 पार्ट कवर हो गया, तो आपको तभी सब्जेक्ट को स्विच करना है। क्योंकि काफी सारे लोगों का डाउट ये भी तो बन रहा होगा कि भैया क्या हमें डेली यही रूटीन फॉलो करना है? अगर हमें डेली यही रूटीन फॉलो करना है तो डेली हम केवल मैथ और जीएस को ही पढ़ रहे हैं, रीजनिंग और इंग्लिश या फिर हिंदी कहां गया? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। जब तक कोई से किसी भी एक सब्जेक्ट का, मैथ का या फिर जीके का 1/4 सिलेबस कवर नहीं हो जाता, 1/4 पार्ट कवर नहीं हो जाता, तब तक आपको सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना, तब तक आपको मैथ की जगह रीजनिंग या फिर इंग्लिश लेकर नहीं आना। जब 1/4 पोर्शन कवर हो जाए तब जाके लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको प्रॉपर सब्जेक्ट को टाइम देना है। यह नहीं कि आपने एक दिन मैथ्स पढ़ा, परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज पूरा कवर भी नहीं हुआ,
नेक्स्ट डे आप मैथ्स की जगह इंग्लिश पढ़ने लग गए, इंग्लिश का कोई टॉपिक बीच में ही रह गया, उसके बाद आप रीजनिंग पढ़ने लग गए। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर टाइम देना है। मैथ्स को टाइम दे रहा हूं तो अच्छे से टाइम दो ताकि आप चीजों को समझ लो, बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। प्रॉपर टाइम दो, चीजें अच्छे से समझ भी आएंगी, ठीक है। जब 1/4 पार्ट कवर हो जाए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तब जाके आप मैथ्स के जगह अब 1/4 पार्ट यानी कि 3 से 4 टॉपिक अगर बैठ गए, यानी कि आपने डिसाइड किया कि मैं 4 टॉपिक कवर करने, जब मैथ्स के 4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब मैथ्स की जगह दूसरे सब्जेक्ट को स्विच करूंगा। अब 4 चैप्टर कवर होने में चाहे आपके 10 दिन लग जाए, चाहे आपके 15 दिन लग जाए, या फिर आप 5 दिन में ही कवर कर लो। जब तक 4 टॉपिक कवर नहीं हो जाते, 1/4 पार्ट कवर नहीं हो जाता, तब तक आपको मैथ्स की जगह दूसरे सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना, क्योंकि यहां पर आपको तरीके से पढ़ना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है अच्छे से, ठीक है। जैसे ही आपका मान के चलो 5 दिन में आपने 1/4 पार्ट कवर कर लिया मैथ्स के सिलेबस का, इसकी जगह आप इंग्लिश को ले आइए। जब इंग्लिश का 1/4 पार्ट कवर हो जाए तो दोबारा से यहां पर आप मैथमेटिक्स को ले आइए। ऐसे ही जैसे ही जनरल अवेयरनेस का 1/4 पार्ट, मान के चलिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में एक चीज होती है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पहला ही टॉपिक है। जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा कवर हो जाए उसकी जगह आप, जब पूरा कवर हो जाए उसकी जगह आप रीजनिंग को ले आइए। रीजनिंग के जब 3 से 4 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप जनरल अवेयरनेस ले जाइए। ऐसा डेली स्विच नहीं करना कि एक दिन आप मैथ्स जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश और रीजनिंग ले आए, फिर उसके बाद मैथ्स जीएस ले आए। इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा है। ऐसा तब कर सकते हो, डेली स्विच तब आपको करना होता है जब टाइम कम हो, केवल 1 महीने का ही टाइम हो, 2 महीने का ही टाइम हो। लेकिन एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में है, तो तरीके से पढ़ना है, अच्छे से टाइम देके पढ़ना है। तो यार ये लॉजिक्स होते हैं कुछ जो कि आपको लगाने होते हैं। क्लियर है, समझ गए। और फ्रेंड्स ये फॉर्मेट आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता पूरे सिलेबस का। और फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्चुअल सेशन हमारा चल रहा है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पार्ट पढ़ना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करिएगा। इसमें आपको मॉक भी नहीं लगाना है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस नहीं करनी। जो बुक्स मैंने बता दी या फिर जो बुक्स आपको अच्छी लगती है उनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। क्लियर है। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि वो सभी वीक टॉपिक्स आपके कवर हो जाए जो कि आपने नोट डाउन किए थे, जो कि मैंने इस तरीके से कराए थे, उसके बाद बारी आती है हमारी दूसरे सेशन की, जो कि हार्डकोर प्रैक्टिस वाला सेशन है, जहां पर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। और हार्डकोर प्रैक्टिस कब होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक लगाओगे। अब 6 घंटे आपके पास है, उसी तरीके से आपको सेम वही फॉर्मेट फॉलो करना है। इन 6 घंटे को 2-2 घंटे के 3 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। वही आपकी सेम टाइमिंग रहनी चाहिए। वही एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट को टाइम देना है। लेकिन यहां पर आपको क्लास लेने की, लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ले चुके हो, ऑलरेडी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो जब आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चल रहा था। यहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, यहां पर आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसमें केवल आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। मान के चलिए 10 से 12 का आपका पहला टाइम स्लॉट है, 2 घंटे का। तो मैथ्स उठाया, कोई टॉपिक उठाया, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर खुद से प्रैक्टिस करिएगा। टॉपिक वाइज बुक्स आपको बता चुको, किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव, कुछ भी हो सकता है। बस आपका गोल रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 2 घंटे का 3 से 5 का टाइम स्लॉट है, उसमें जनरल अवेयरनेस के सेल्फ स्टडी करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा बुक आपको बता चुको, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक्स भी आती हैं, बहुत सारी बुक है, किरण, राकेश यादव, किसी से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। 2 टाइम स्लॉट खत्म हो गए। तीसरा टाइम स्लॉट नाइट में 8 से 10 हमारा रहता है, यहां पर भी आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। और इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको मॉक लगाना है। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं और फिर नाइट में 2 घंटा मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है। 1.5 घंटा मोबाइल के अंदर टाइमर लगा लीजिए, ठीक है। 90 मिनट होती है ना क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। ऑफलाइन मॉक लगा सकते हैं, ऑनलाइन लगा सकते हैं। और फिर आधा घंटा उसको चेक करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आधा घंटा चेक करिए कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, कहां पर मैं वीक हूं, मेरा स्कोर क्या रहा है, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन से सब्जेक्ट की किस टॉपिक से मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, वो आपको चीजें नोट कर लेनी है। और जब आप
डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चीज को साथ के साथ सुधार लो। आज आपने देखा कि यार मैथ्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, तो नेक्स्ट डे जब आप तैयारी करना शुरू करो पहले उसी चीज को सुधार लो, क्योंकि यहां पर आपके पास टाइम रहेगा। टाइम रहते आप उन चीजों में सुधार कर सकते हो जो गलतियां निकल के आ रही है। तो खुद को आजमाने के लिए कि मैं कहां पर हूं, मेरा लेवल क्या है, मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए डेली 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, हाईएस्ट स्कोर करने के लिए एग्जाम में मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, मॉक लगाना तो शुरू कर देते हैं, पहले दिन मॉक लगाते हैं, स्कोर 100 में से 30, 40, 50 आ जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होकर छोड़ देते हैं कि यार हम मॉक नहीं लगाते। भले ही 20 आ रहे 30 आ रहे आने दीजिए, लेकिन मॉक लगाइए, अपना स्कोर नोट करते रहिए कि आप कहां पर हो। फ्रेंड, जैसे ही आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते रहिएगा जो मैंने आपको बताया, और फ्रेंड्स स्विच आपको तभी करना है जब 1/4 पार्ट कवर हो जाए, ठीक है, 1/4 पार्ट कवर हो जाए, उसके बाद आप सब्जेक्ट को स्विच कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो इंग्लिश और जीएस को आप ज्यादा भी टाइम दे सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के कंपैरिजन में रीजनिंग थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो रीजनिंग की जगह आप जीके को या फिर इंग्लिश को ज्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग को केवल 1 या 2 दिन में भी आप कवर कर लोगे, कभी कभी बीच बीच में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रीजनिंग को दे दिया, वरना ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर करिएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, जो नोट करे थे आपने वीक टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। देखिए, आपको प्रैक्टिस कर जो तैयारी करनी है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करना है, जो सिलेबस एनालाइज करके आपने टॉपिक निकाले थे ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि ये वीक टॉपिक है, यही आपकी कमजोर नब्ज है, तो इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी है। जब फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी खत्म हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बारी आती है थर्ड सेशन की, जो कि है हमारा डीप रिवीजन। क्योंकि स्टडी फॉर्मेट आपको बताया था, पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट, उसके बाद हार्डकोर प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन और मॉक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीप रिवीजन प्लस मॉक। वही 6 घंटा दिन में हमारे पास है, 2-2 घंटे के 3 टाइम स्लॉट बना लेने हैं, वही रिवीजन आपको करना है पूरे सिलेबस का। अब आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरे सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, चाहे आपने वो टॉपिक पहले पढ़ रखा हो या फिर आपने वो टॉपिक पहले नहीं पढ़ा, तो आपको सारे के सारे टॉपिक शुरू से लेकर आखिर तक रिवाइज करना, सब्जेक्ट वाइज चलना, टॉपिक वाइज। जैसे कि पहले दिन 2 घंटे इंग्लिश और हिंदी जो भी है रिवीजन करिएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करते टाइम जो नोट्स वगैरह बनाए थे उनको भी रिवाइज करिएगा, मॉक पेपर लगाते टाइम जो नोट्स बनाए होंगे उनको भी रिवाइज करिएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते टाइम जो नोट्स बनाए होंगे उनको भी रिवाइज करिएगा, ठीक है। सब कुछ आपको रिवीजन करना है। 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट के रिवीजन को दीजिए रीजनिंग, और 2 घंटा आपका वही नाइट में मॉक चलेगा। मॉक नाइट में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाइट का जो टाइम होता है ना 8 से 10 का, वो थोड़ा सा टायर्ड फील वाला होता है, इसमें काफी सारे लोग को नींद आने लगती है, स्लीपी फील करते हैं, और आगे तो वैसे भी विंटर आ रही है, इसमें तो ज्यादा आएगी। इसलिए अगर आप नाइट में अपने लिए कोई चैलेंजिंग टास्क रखोगे, चैलेंजिंग मॉक है, इसमें आपका माइंड इस्तेमाल होगा, ठीक है, आपका मजा भी आएगा, थोड़ा सा चैलेंज देगा, इसलिए यहां पर आप टायर्ड फील नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर आप फुल एनर्जी के साथ लगे रहोगे। अगर आप नाइट में 2 घंटा जीएस पढ़ने लग जाओगे ना, क्योंकि वहां पर आपको छोटिकल पढ़ना है तो जल्दी नींद आने लग जाती है, इसलिए मैंने ये नाइट में रखा है, ठीक है। तो रात में सोल्व करिएगा, बढ़िया एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो इस तरीके से आप करनी है, डेली 2 घंटा मॉक करना है जब आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो जाए, और वही 1/4 की स्ट्रेटजी चलनी है। जब तक रिवीजन करते हुए किसी सब्जेक्ट का 1/4 पार्ट कवर नहीं हो जाता, तब तक आपको स्विच नहीं करना है सब्जेक्ट। और रिवीजन कब तक आपका चलना है फ्रेंड्स? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मल्टीपल रिवीजन टिल एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको रिवीजन ही करते रहना है। 60 दिन तक तो आपका ये पोर्शन चलेगा जो कि मैंने आपको बताया, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने रिवीजन भी कर लिया और एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपको दोबारा रिवीजन करना है। 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, 6 बार करिए, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे सिलेबस को अच्छे से डीप रिवीजन मारिए। एग्जाम में रिवीजन किए बिना जाना
बहुत अच्छी बात नहीं होती, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगी। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स ये है 60 डेज का स्टडी प्लान। मेरे हिसाब से 60 डेज को टारगेट कर लीजिए कि भाई मैं तो आने वाले 60 दिन के अंदर ही प्रिपेयर होना है, चाहे एग्जाम 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, मुझे तो 2 महीने के अंदर ही प्रिपेयर होना। तो इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसी स्ट्रेटजी से ही आपका सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो। बस मेरा पर्पस ये है वीडियो बनाने का। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करो। एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करा करें। ठीक है, अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करिएगा, कहीं से भी सिलेबस उठाया, सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करा करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लिया करें। देखिए, पहले खुद को एनालाइज करिए कि मैं क्या हूं, मैं कहां पर हूं, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, कहां पर मैं वीक हूं, कहां पर मैं स्ट्रांग हूं। उस तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी बुक्स वगैरह बताई सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग लेकर आऊंगा, यानी कि वो सभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूं जिनसे एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाली वीडियो का वेट जरूर करिएगा, जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिएगा सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।